एक बच्चे का ना मेरे को मैसेज आता है और वो बोलता है कि भैया मेरे है ना हाफ ईयरली एग्जाम का रिजल्ट आया और मेरा जो रिजल्ट है ना बहुत खराब आया और मेरे को ना अब डर लग रहा है। मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का जो मेरे पे भरोसा था ना, वो भरोसा उनका टूट चुका है और अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने क्लास 10th के स्टार्टिंग में एक सपना देखा था कि यार मेरे भी ना 95 प्लस आएंगे, 98 प्लस आएंगे, मेरा फोटो भी अखबार में छपेगा, मेरे पेरेंट्स जब मेरे को देखेंगे तो वो प्राउड फील करेंगे। लेकिन अब ना मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि वो जो मेरा सपना था ना वो शायद अब पूरा नहीं होगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो हर उस एक बच्चे के लिए है जिसके अभी ना एग्जाम हुआ और एग्जाम का रिजल्ट अच्छा नहीं आया और अगले 3 महीने में मैं अगर पूरी जी जान लगा के पढ़ूं तो क्या अभी भी 95 प्लस पॉसिबल है या नहीं है। तो यार मैं आपको ना एक रियल लाइफ किस्सा सुनाता हूं। मेरा ना एक स्टूडेंट था, पिछले साल एग्जैक्ट सेम महीने की बात है, उसका नाम था अविनाश और उसने ना मेरे को मेल लिखा कि भैया अभी ना मेरा हाफ ईयरली का रिजल्ट आया और मेरे हाफ ईयरली के अंदर ना सिर्फ 60% आए हैं और ये 60% सुन के मेरे जो पेरेंट्स है ना वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए और मैं अपने टीचरों से ना नजर तक नहीं मिला पा रहा हूं। तो भैया बस मेरे को इतना बता दो कि क्या अभी भी अगले 3 महीने में अगर मैं पूरी जी जान लगा के पढ़ूं तो क्या अभी भी 95 प्लस पॉसिबल है। तो मैंने उस लड़के से ना सिर्फ 3 सवाल पूछे और ये तीनों सवाल मैं तुमसे भी पूछता हूं। सवाल नंबर 1 कि क्या तुम अगले 3 महीने में अपनी पूरी जी जान लगा के पढ़ाई करने के लिए तैयार हो, और अगर इस सवाल का आंसर हाँ है ना तो ठीक है, वरना आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है ही नहीं। सवाल नंबर 2 कि क्या तुम अगले 3 महीने में अपनी जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है उनको छोड़ने के लिए रेडी हो। जो तुम अभी 2-2 घंटे रील स्क्रॉल करते रहते हो ना इंस्टाग्राम की, जो अपने दोस्तों से बातें करते रहते हो, मौज मस्ती मारते रहते हो, क्या ये तुम छोड़ने के लिए तैयार हो? अगर इसका आंसर हाँ है ना तो ही वीडियो आगे देखना, वरना आप यहां से भी छोड़ के जा सकते हो। और तीसरा और सबसे जरूरी सवाल कि यार तेरा वाई क्या है, कि तू अच्छे नंबर लाना चाहता है, ठीक है समझ गया, लेकिन क्यों लाना चाहता है? तो उसने ना मेरे को बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि भैया ये जो मेरे क्लासमेट है ना, ये जो मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे से जलते हैं, इनको ये लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए अच्छे नंबर लाके ना मेरे को इनको दिखाना है कि यार मैं भी अपने दम पे कुछ अचीव कर सकता हूं। मैंने बोला बहुत बढ़िया, अगर तेरे ये तीनों सवाल क्लियर है ना तो तू कर लेगा, तू बस मेहनत कर, तू कर लेगा। और फिर अविनाश ने बोर्ड एग्जाम दिए और तुम सुन के ना लिटरली शॉक हो जाओगे, उसके फाइनल एग्जाम में पता कितने परसेंटेज आए? 93.5%, और वो भी सिर्फ 3 महीने पढ़ के। तो तुम मेरे से कमेंट्स में पूछते रहते हो ना कि भैया अगर मैं अभी भी मेहनत करूं, अगर मैं पूरी जी जान लगा दूं तो क्या अभी भी मैं अपना जो 95 प्लस वाला जो मेरा सपना है, जो मेरा ड्रीम है, मैं चाहता हूं मेरे पेरेंट्स मेरे को देखें तो यार उनकी आंखों में ना एक प्राउड वाली फीलिंग हो, तो क्या वो मैं अपना सपना अभी भी पढ़ के पूरा कर सकता हूं? तो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, खुद से ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दो। इस क्वेश्चन की जगह तुम्हें ना खुद से वो 3 सवाल पूछने जो मैंने अविनाश से पूछे हैं कि क्या तुम अगले 3 महीने में अपनी पूरी जी जान लगा के पढ़ सकते हो, क्या तुम अगले 3 महीने में अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ सकते हो, और क्या तुम्हारा वाई क्लियर है। देखो तुम्हारा वाई कुछ भी हो सकता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हो, चाहे तुम अपने रिश्तेदारों का मुंह चुप कराना चाहते हो, या तुम्हारा कोई क्लासमेट है जो तुम्हें देख के चिढ़ाता है कि यार तू तो कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारा वाई कुछ भी हो सकता है। तुम्हें अपनी फोटो अखबार में छपवानी है, कुछ भी वाई हो सकता है, लेकिन तुम्हें अपना वाई क्लियर होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं इतने नंबर लाना चाहता हूं तो क्यों लाना चाहता हूं। अगर तुम्हें अपने डेस्टिनेशन की क्लैरिटी नहीं है तो तुम बस भागे जा रहे हो बाकी लोगों की तरह। तो आपको अपना वाई भी क्लियर करना है और खुद से ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दो। देखो यार, अभी जो आपका एग्जाम है ना, चाहे तुमने अपने कितने भी एग्जाम खराब कर दिए हो, चाहे तुमने अपना जितना भी टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है, इट्स ओके। उसको एक्सेप्ट करो कि भाई मैंने इतने महीने अपने वेस्ट कर दिए, दैट्स ओके। अब मेरे पास कितने महीने बचे हुए हैं, इसमें मैं क्या करता हूं, उससे आपका रिजल्ट मैटर करता है। जो टाइम आपने वेस्ट कर दिया वो हो गया ना, उसकी टेंशन लेने से, ओवरथिंक करने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तुम्हारे सामने जो अगले 3 महीने बचे हुए हैं ना, उसमें तुम अपना गेम चेंज कर सकते हो। सबसे पहले खुद को पॉजिटिव फील कराओ। तुम्हें ये सोचना है कि जो तुम्हारा एग्जाम होगा ना, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जाम होने वाला है। आंख बंद करके पहले खुद से बोलो कि यार ये जो एग्जाम होगा ना, ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जाम होगा। कमेंट्स में लिखो दैट दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ये जो अगले 3 महीने हैं ना, ये आपके इजी नहीं होने वाले। इन अगले 3 महीने में ना तुम्हें बहुत बार ऐसा फील होगा कि यार मैं गिव अप कर दूं, लेकिन तुम्हें गिव अप नहीं करना है। तुम्हारे अगले 3 महीने में ना तुम्हें बहुत सारी परेशानी आएगी, बहुत सारी, लेकिन हर बार है ना आपको बस अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है कि यार आपके पेरेंट्स आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। तुम लिटरली सोच भी नहीं सकते तुम्हारे पेरेंट्स की तुमसे कितनी उम्मीदें हैं यार। सिर्फ 3 महीने की तो बात है, उनकी उम्मीदों को तोड़ो मत। क्लियर एवरीवन, ये तो मोटिवेशन की बातें हो गई। अब मैं आपको ना प्रैक्टिकली बताता हूं कि आपको अगले 3 महीने में अपना सिलेबस कैसे पूरा करना है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने वीक टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को ना क्या करना है, सेपरेट करना है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की, ठीक है, और ये आपको सारे सब्जेक्ट के साथ करना है। ध्यान से सुनना, जितने भी चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूं 14 चैप्टर है, ठीक है, 14 चैप्टर को आपको ना 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है। पहली कैटेगरी है वीक, ठीक है, वीक, और दूसरी कैटेगरी है आपके स्ट्रॉन्ग।
यानी कि आपको 14 के 14 चैप्टर को है ना वीक और स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में डिवाइड करना है। स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आप वो चैप्टर रखोगे जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जिसकी आपको हल्की फुल्की रिवीजन करनी है, ठीक है। और वीक कैटेगरी में आप वो चैप्टर रखोगे जो कि आपको बिल्कुल नहीं आते। और ये जो चीज है ना ये हर बच्चे के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि कुछ बच्चों को कोई चैप्टर वीक लगेगा, कुछ बच्चों को कोई चैप्टर स्ट्रॉन्ग लगेगा। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूं, मैं मान के चलता हूं कि लाइफ प्रोसेस वाला जो चैप्टर है ना ये आपका कमजोर है, ठीक है, ये आपको मुश्किल लगता है, ये आपको समझ नहीं आया। एंड वहीं पे मैं ये मान के चलता हूं फॉर एग्जांपल आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है ना ये आपका स्ट्रॉन्ग है, ये चैप्टर आपको अच्छे से आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सभी चैप्टर को इन दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। इसके बाद आप क्या करोगे, जब भी तुम पढ़ने बैठोगे ना तो पहले आपको वीक चैप्टर से स्टार्टिंग नहीं करनी। देखो यार अभी जो सिचुएशन है ना उस सिचुएशन के हिसाब से जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना वो अभी बहुत ज्यादा कम है, तुम्हें खुद पे मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अच्छे नंबर ला सकता हूं। तो सबसे पहले आपको वीक चैप्टर से स्टार्टिंग करोगे ना तो जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी कम था वो आपका और कम हो जाएगा। तो हमें पहले अपना कॉन्फिडेंस ऊपर करना है। देखो यार सिर्फ मेहनत करने से नंबर नहीं आते, मेहनत करनी जरूरी है, मेहनत हम करेंगे, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है ना और मेहनत करते जा रहे हो तो रिस्पॉन्स आएगा लेकिन बहुत कम आएगा। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा चेंज लाना है ना खुद में तो आपको अपना कॉन्फिडेंस भी ऊपर करना पड़ेगा। तो अगर आप स्टार्टिंग में अपने मुश्किल चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना तो जो आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी कम था वो आपका और कम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने जो इजी चैप्टर है ना जो आपको अच्छे से आते हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, आपको पहले उनसे पढ़ना स्टार्ट करना है। जो आपके इजी चैप्टर है ना सबसे पहले क्या करो, इन चैप्टर की आपको रिवीजन करनी है, ठीक है। रिवीजन आप कहां से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो रिवीजन करेंगे और इसके बाद PYQ करने हैं। ये PYQ करने बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सभी सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर हैं सभी को अपनी दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, वीक और स्ट्रॉन्ग। और जो आपके वीक चैप्टर है ये आप बाद में करोगे, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ये आप पहले करोगे। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई। इसके बाद अगला स्टेप ये और भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आपको ना अपने टारगेट सेट करने, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चों को ना टारगेट ही नहीं होता। आपको अपना टारगेट सेट करना है कि भाई एक डेट सेलेक्ट कर लो कि भाई मेरे को है ना अपना जो सिलेबस है ना, फॉर एग्जांपल मेरे को अपना सिलेबस 1 जनवरी 2025 तक खत्म करना है। तो तुम्हें ना एक डेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि यार मैं अपना जो सिलेबस है ना उस डेट को कंप्लीट कर लूंगा। अगर तुम्हें अपनी डेडलाइन ही पता नहीं होगी तो बस तो तुम भागे जा रहे हो अंधे होके, समझ रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ये जो डेट होगी ना ये हर बच्चे के लिए अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि अभी ना बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, किसी का 70% हुआ है, तो हर बच्चे का ना अलग अलग लेवल का सिलेबस बचा हुआ है। तो अपने हिसाब से आप ना चेक कर लेना कि आपके लिए कौन सी डेट सुटेबल होगी। कुछ बच्चे होंगे जो ये सोचेंगे कि यार मैं 1 दिसंबर 2024 तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, समझ रहे हो। तो अपनी ना एक डेट सिलेक्ट करो कि भाई मेरे को अपना पूरा सिलेबस इस महीने तक कंप्लीट करना है। और जो भी आपने डेट सिलेक्ट करी है ना, फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं कि आपने 1 जनवरी सिलेक्ट कर ली कि यार मैं अपना सिलेबस है ना 1 जनवरी तक कंप्लीट कर दूंगा। उसके नीचे अपना ना टारगेट लिखो कि भाई आप कितने परसेंटेज स्कोर करना चाहते हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 90% में खुश हो जाएंगे, कुछ होंगे जिनका टारगेट 95 प्लस होगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका टारगेट 98 या 99% होगा। तो जो भी आपका टारगेट है ना उस डेट के नीचे लिखो कि यार मेरा टारगेट है ना 95% है। एक पेपर पे ये दोनों चीजें लिखो और इस पेपर को जहां पे आप पढ़ाई करते हो ना डेली वहां पे चिपकाओ। वो तुम्हारा स्टडी टेबल हो सकता है, तुम्हारी स्टडी चेयर हो सकती है, तुम्हारा स्कूल बैग हो सकता है, तुम्हारे सामने वाली दीवार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये दो चीजें एक कागज पे लिख के उसके सामने आपको चिपकानी है ताकि वो चीज आपको डेली दिखती रहे। तुम्हें अपना जो टारगेट है ना अगर वो रोज दिखेगा ना तुम डेली मोटिवेटेड रहोगे, तुम्हें बार बार अलग अलग मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपनी एक डेट सेलेक्ट करो कि इस डेट तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा और मेरा जो टारगेट है ना वो इतने % है। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई। तो आपको ना क्या करना, अपने टारगेट सेट करने हैं। और टारगेट है ना आपके 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, किस दिन तक सिलेबस कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल आपने डेट सेलेक्ट कर ली कि यार मेरे को ना 1 जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और ये जो टारगेट होगा ना ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म टारगेट होगा। देखो यार टारगेट ना आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म टारगेट, एक होता है शॉर्ट टर्म टारगेट। आपको पता होना चाहिए कि यार मेरे को इस डेट तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, इस डेट से इस डेट तक मैं अपनी रिवीजन करूंगा और इस डेट के बाद मैं अपने सैंपल पेपर करूंगा। ये क्या है, ये आपका लॉन्ग टर्म टारगेट है। तो लॉन्ग टर्म टारगेट बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने अभी तक लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं बनाया ना, टेंशन मत लो, मैं आपको बताता हूं। और चाहे तुम इस वीडियो को किसी भी डेट पे देख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं ये हर बच्चा अपनी तैयारी में अप्लाई कर सकता है। तो आपको सिंपल क्या सोचना है कि यार 1 जनवरी तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। फिर 31 जनवरी तक यानी कि 1 महीना मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करूंगा। और इस रिवीजन के अंदर क्या करूंगा, मैं PYQs करूंगा। क्लियर एवरीवन। और फिर 15 फरवरी तक मैं क्या करूंगा, 15 फरवरी तक मैं सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर करूंगा, ठीक है। क्योंकि 15 फरवरी के बाद आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। कितना प्यारा लॉन्ग टर्म टारगेट है, समझ रहे हो। इतनी डेट तक सिलेबस कंप्लीट, 1 महीना रिवीजन, उसके बाद सैंपल पेपर, सारी चीज हो गई। तो ये सेम टारगेट है ना आप भी अपनी तैयारी में यूज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका पहले तरीके का टारगेट। फिर आता है आपका शॉर्ट टर्म टारगेट।
इसके अंदर आपको क्या सेट करना है कि यार मैं डेली, मेरा डेली गोल होना चाहिए कि यार मेरे को डेली अपना गोल अचीव करना है बस। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना एक बहुत ही बड़ा मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि भैया मैं अगर डेली 2 घंटे पढ़ूं तो नंबर आ जाएंगे। यार ये ना सबसे बड़ा बेवकूफी वाला क्वेश्चन है। अगर तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन उन 2 घंटे बस तुम किताबों को देख रहे हो ना, तो वो 2 घंटा पढ़ना नहीं है, वो तुम बस अपना 2 घंटे टाइम वेस्ट कर रहे हो। चाहे तुम 1.5 घंटा पढ़ो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब 1.5 घंटा पढ़ो ना तो उसका आउटपुट आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, आपको खुद फील होना चाहिए कि यार हाँ मैंने 1.5 घंटा अच्छे से पढ़ा है। तो जो तुम मेरे से बार बार पूछते रहते हो ना कि भैया मैंने 3 घंटे पढ़ाई की, 4 घंटे पढ़ाई की, इसका ना सच बताओ कोई लॉजिक नहीं है। तुम कितने घंटे पढ़ते हो ये गिनना बंद करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे 10 घंटे पढ़ लो, लेकिन अगर आपने अपना डेली का जो गोल है वो अचीव नहीं किया ना, उसका कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना, अपना डेली का गोल सेट करना है कि यार मैं आज के दिन साइंस का ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा। अब वो टॉपिक आपका चाहे आधे घंटे में खत्म हो, 1 घंटे में खत्म हो, फर्क नहीं पड़ता। और मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं, देखो यार बहुत ज्यादा दिल से बता रहा हूं, बुरा मत मानना, लेकिन अगर तुम 1 घंटे तक बस ऐसे किताब को खोल के देख रहे हो ना, तो यार बस तुम है ना खुद को टॉर्चर कर रहे हो। देखो हो सकता है तुम्हें मेरी बातें ना कड़वी लग रही हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं कड़वा बोलता हूं, लेकिन मैं आपको सच बोलता हूं। तुम मेरे से झूठ बोल सकते हो, अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हो, अपने स्कूल टीचर से झूठ बोल सकते हो, लेकिन तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। अगर तुम 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो तुम खुद जानते हो कि तुमने रियलिटी में उन 3 घंटे में से कितने घंटे पढ़ा है। समझ रहे हो मेरी बात? चाहे 1 घंटा पढ़ो चाहे 2 घंटे पढ़ो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो ना तो सच में पूरा इन्वॉल्व होके पढ़ो, सिर्फ टाइम पास करने के लिए मत पढ़ो। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? एक आपका लॉन्ग टर्म टारगेट होना चाहिए, एक आपका शॉर्ट टर्म टारगेट होना चाहिए, और कभी भी आपका टारगेट ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरे को 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है। टारगेट आपका ऐसे होना चाहिए कि यार मैं आज है ना साइंस का ये वाला टॉपिक खत्म करके ही उठूंगा, मैं आज मैथ में ये वाला टॉपिक कंप्लीट करूंगा ही करूंगा। टॉपिक वाइज आपका टारगेट होना चाहिए कि यार मेरे को आज इतना पढ़ना है, चाहे वो 2 घंटे लगे उसको पढ़ने में, चाहे 3 घंटे लगे, फर्क नहीं पड़ता। क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया? अब जो अगली चीज मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं वो चीज तुम्हें लिटरली कोई नहीं बताएगा। देखो यार मेरे को पता है अब है ना तुम में से बहुत सारे बच्चे पूरे जोश में आ गए होंगे कि भैया मैं तो 1 महीने में सिलेबस खत्म करके फेंक दूंगा। जितना जल्दी अभी तुम्हें जोश आया है ना, उससे ज्यादा जल्दी ये जोश तुम्हारा ठंडा हो जाएगा। तो अब जो बहुत सारे बच्चे बेवकूफी करते हैं ना इस पॉइंट पे, वो बेवकूफी तुम्हें नहीं करनी। तो मेरे छोटे भाई बहनों, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, मत करना। एंड दैट इज, तुम है ना पहले दिन है ना बहुत बड़ा टारगेट लगा लोगे। तुम्हें एक दिन में ना सिर्फ मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट करने हैं। समझ में आई बात? और दूसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट स्मॉल। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, बहुत ज्यादा टारगेट बना लेंगे कि भैया मैं एक दिन में ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा। ऐसी बेवकूफी नहीं करनी। पहले दिन क्या करना, अपना जो टारगेट है ना वो छोटा रखना है और उसको धीरे धीरे करके इंक्रीज करना है। क्लियर एवरीवन? और इसके बाद जो तुम अगला रूल यूज करोगे ना, जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, दैट इज 7 डे रूल। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ना देखो अपनी जो पढ़ाई का टाइमिंग है ना उसको धीरे धीरे इंक्रीज करना है, और जो अपनी डिस्ट्रैक्शंस है ना, अपनी पहले डिस्ट्रैक्शंस को पहचानो कि भाई तुम्हारा जो टाइम है, तुम्हारे पास जो दिन के 24 घंटे होते हैं ना, इन 24 घंटे में से कितने घंटे तुम अपनी डिस्ट्रैक्शन में वेस्ट करते हो। अगर तुम्हें यही पता नहीं होगा कि तुम्हारा 24 घंटे में से कितना टाइम कहां कहां वेस्ट होता है, तो उसको कम कैसे करोगे? तो पहले अपनी डिस्ट्रैक्शंस को पहचानो कि तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन क्या है। हर बच्चे की ना अलग अलग डिस्ट्रैक्शन होती है। किसी का ऐसा होता है कि वो यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स वगैरह स्क्रॉल करता रहता है, किसी बच्चे का ऐसा होगा कि वो अपने दोस्तों से फोन पे बात करता रहता है। हर बच्चे की डिस्ट्रैक्शन अलग अलग होती है। तो अपनी डिस्ट्रैक्शंस को पहचानो और डिस्ट्रैक्शंस को एकदम से कम नहीं करना। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि यार कल से ना इंस्टाग्राम, यूट्यूब देखना सब बंद और कल से ना पढ़ाई शुरू। ऐसा नहीं करना। अगर तुम ऐसे करोगे ना, तुम्हारा जो जोश है ना वो सिर्फ 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन तुम जो अभी जिस स्टेज पे हो ना, सेम उसी स्टेज पे आ जाओगे। तो ऐसे नहीं करना। धीरे धीरे क्या करना है, पहले दिन अपना छोटा टारगेट लगाना है, फिर उसको 5-5, 10-10 मिनट धीरे धीरे करके इंक्रीज करना है। ठीक है? और जो अपनी डिस्ट्रैक्शन है, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम है ना 1 घंटा इंस्टाग्राम चलाते हो, ठीक है, तो इसको कल से 0 नहीं करना। 1 घंटे से अगर 0 पे जाओगे ना, 3 दिन कर लोगे, 3 दिन इंस्टाग्राम नहीं चलाया, चौथे दिन है ना तुम्हारे माइंड में जब तुम पढ़ाई करोगे ना, तो सिर्फ इंस्टाग्राम चलता रहेगा। ये गलती नहीं करनी। पहले दिन क्या करना है कि भाई 1 घंटा में इंस्टाग्राम चलाता हूं, दूसरे दिन क्या करोगे, सिर्फ 50 मिनट चलाओगे, 10-10 मिनट कम करनी है। अगर तुम ये सोचोगे ना कि मैं एकदम से 0 कर दूंगा, वो नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्या करना है, दूसरे दिन 50 मिनट, तीसरे दिन 40 के बाद 30 मिनट कर देना है, और 30 मिनट पे रुक जाना है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना ये सोचेंगे कि यार मैं ना अपना इंस्टाग्राम चलाना ना बिल्कुल 0 कर देता हूं। 0 नहीं करना है, आपको डिस्ट्रैक्शंस को कम करना है, 0 नहीं करना। थोड़ा बहुत है ना इंस्टाग्राम वगैरह चलाना भी जरूरी है। आपकी लाइफ सिर्फ ऐसे नहीं होनी चाहिए कि यार मेरी लाइफ बस उठो पढ़ो सो जाओ, ऐसी बोरिंग लाइफ नहीं जीनी। समझ रहे हो मेरी बात? तो डिस्ट्रैक्शंस को कम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन 0 नहीं करेंगे। क्लियर एवरीवन? तो पढ़ने का जो टाइम है वो धीरे धीरे इंक्रीज करना है, और जो डिस्ट्रैक्शंस का टाइम है ना वो धीरे धीरे कम करना है। इतना समझ में आया? अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो हमारा 7 डे रूल है ना, ये क्या कहता है। ये जो रूल है ना यार, ये टॉपर्स का रूल है।
ध्यान से समझना। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको ना शॉर्ट टर्म प्लान बनाना है जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि यार मैं आज क्या करने वाला हूं। तो 7 डे रूल ये कहता है कि आपको ना 1 वीक, एक वीक का पूरा प्रॉपर प्लान एडवांस में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार मैं मंडे को क्या पढ़ूंगा, ट्यूसडे को क्या पढ़ूंगा, वेडनेसडे को क्या पढ़ूंगा। कम से कम आपके पास एक हफ्ते का प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए कि यार मैं इस दिन है ना साइंस का ये वाला टॉपिक करूंगा, मैथ की मैं ये वाले क्वेश्चन करूंगा, या मैथ की मैं ये एक्सरसाइज करूंगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये कब करोगे? ये आप करोगे संडे वाले दिन। संडे से लेके संडे तक का रोड मैप आपको पता होना चाहिए एडवांस में। तो तुम्हें बैठ के क्या करना है, अगले 7 दिन का ना प्रॉपर रोड मैप बनाना है कि मैं किस दिन क्या क्या पढ़ूंगा। क्लियर एवरीवन? अगली चीज मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। तुम्हें यूट्यूब से क्या करने हैं, लेक्चर देखने हैं। देखो मैं भी इस चैनल पे साइंस और मैथ पढ़ाता हूं, काफी अच्छा पढ़ाता हूं, तो आप मेरे से भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई और टीचर सेलेक्ट कर रखा तो उससे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। जो मेन चीज मैं चाहता हूं वो ये है कि तुम पढ़ना स्टार्ट करो। चाहे किसी भी टीचर से पढ़ो, सब टीचर अच्छे होते हैं, कोई वो नहीं होता। कंपैरिजन मत किया करो टीचर्स में। मैं भी अच्छा पढ़ाता हूं, बाकी टीचर भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो तुम्हें जिसका समझ में आता है ना उससे पढ़ो। और मैं आपको भी बोलूंगा कि यार आपके हिसाब से जो भी जिस सब्जेक्ट का बेस्ट टीचर है ना, साइंस का बेस्ट टीचर कौन है, मैथ का बेस्ट टीचर कौन है, ये सारे सब्जेक्ट वाइज आपको जो भी टीचर बेस्ट लगता है प्लीज कमेंट करके बताओ। तो कमेंट सेक्शन का ना अच्छा यूज करो। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना फालतू के कमेंट करते रहते हैं कि लाइक दिस कमेंट टू गेट 99%। ये फालतू के कमेंट करना बंद करो, कमेंट सेक्शन का अच्छा यूज करो। कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से साइंस का टीचर बेस्ट कौन है, मैथ कौन बढ़िया पढ़ाता है, हिंदी कौन बढ़िया पढ़ाता है, इंग्लिश कौन बढ़िया पढ़ाता है। मैं चाहता हूं कि आपके उस कमेंट से ना बाकी बच्चों की हेल्प हो। मेरा मेन गोल ये है कि तुम सारे बच्चे ना आपस में एक दूसरे की हेल्प करो। क्लियर एवरीवन? तो कमेंट्स में आपको बताना है कि आपके हिसाब से कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टीचर बेस्ट है। तो लेक्चर से आपको अपना चैप्टर कंप्लीट करना है। उसके बाद तुम क्या करोगे, देखो यार ध्यान से सुनना। एक टॉपर बच्चे में और एक एवरेज बच्चे में पता क्या फर्क होता है? दोनों टाइप के बच्चे ना एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज तो दोनों करेंगे, लेकिन जो टॉपर बच्चा होता है ना वो क्या करेगा, मैथ के एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल होते हैं वो भी करेगा, और साइंस के अंदर जो आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ना टॉपर बच्चा वो भी करता है। लेकिन जो एवरेज बच्चा है वो पता क्या करेगा, यार मैंने ना एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, काम खत्म। मैंने ना साइंस के जितने बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन थे वो कर लिए, काम खत्म। लेकिन जो टॉपर बच्चा है ना वो एनसीईआरटी के एग्जांपल भी करता है और साइंस के इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी करता है। तो आपको ना इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी करने हैं और साथ में आपको मैथ के जो एग्जांपल है ना वो भी करने हैं। सिर्फ एक्सरसाइज करके ये मत सोचो कि मैंने सब कुछ कर लिया। तुम्हें अगर टॉपर बनना है ना तो तुम्हें टॉपर वाली चीजें भी करनी पड़ेगी। क्लियर एवरीवन? बैक एक्सरसाइज करनी है, वो करनी है, सबसे पहले वही करना है। लेकिन सिर्फ बैक एक्सरसाइज खत्म करके ये मत सोचो कि मैंने सब कुछ कर लिया। आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी करने हैं और जो एग्जांपल है वो भी करने हैं। और इसके बाद तुम करोगे पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना 10-15 किताबें खरीद लेते हैं। 10-15 किताब मत खरीदो, सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, इंटेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लो, और जो आपके पीवाईक्यू है वो कर लो। बस इतना भी कर लोगे ना तुम्हारी नैया पार लग जाएगी। यार तुम 10th को जितना मुश्किल समझते हो ना, एक्चुअली में 10th उतनी मुश्किल नहीं है। अगर तुम एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कर लेते हो और पीवाईक्यू कर लेते हो ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम्हारा जो 95% वाला जो टारगेट है ना वो बहुत ही इजीली अचीव हो जाएगा। और पीवाईक्यू करने के बाद तुम्हें करने हैं कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता है इस साल आपका पेपर के पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए हैं, तो आपको जो नए टाइप के क्वेश्चन है, जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। और मैं देख रहा हूं अभी भी ना कुछ % बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को ना बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। जो बच्चा कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट करेगा ना, मैं बता रहा हूं पेपर में ना उसकी बैंड बच जाएगी। तो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की भी तैयारी आपको करनी है, क्योंकि आपके पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से अगर आप चीजों को फॉलो करोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं तो पेपर में फाड़ दोगे। और मैं आपको एक और बुक सजेस्ट कर देता हूं, दैट इज दिस ओसवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक। इस बुक के अंदर है ना आपको पिछले 10 साल के ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और देखो मैं वो बंदा नहीं हूं कि मैं आपको ये बोलूंगा कि यार मैथ के लिए अलग बुक ले लो, साइंस के लिए अलग बुक ले लो। इस अकेली बुक में ना आपके जितने भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको इंटेक्स्ट एग्जांपल मिल जाएंगे, इंटेक्स्ट एक्सरसाइज मिल जाएगी, और साथ में सबसे बड़ी चीज इसी एक ही बुक के अंदर है ना आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज तो ये है कि इस बुक के अंदर है ना आपके सारे सब्जेक्ट है, चाहे आपका मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन ही क्यों ना हो, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको अकेली इस एक ही बुक में दे रखे हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको लेक्चर देखने हैं, ठीक है, लेक्चर से अपना चैप्टर कंप्लीट करो, और उसके बाद ये जो तीनों चीजें है ना सिर्फ और सिर्फ अकेली इस एक बुक में है। और सबसे अच्छी चीज, एक ही बुक के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट है, तो आपको ना अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक लेने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर एवरीवन? बाकी देखो यार, इस बुक को आप जहां से परचेज करना चाहो वहां से परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर इस बुक को मेरे लिंक से परचेज करोगे ना तो ये जो बुक है ये आपको 120 रुपए सस्ती मिलेगी। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्लियर एवरीवन? तो लेक्चर से अपना चैप्टर कंप्लीट करो, और ये जो तीनों चीजें हैं अकेली एक बुक मैंने आपको बता दी है, लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है।
क्लियर एवरीवन, रिसोर्सेज पता चले। और इसके बाद जो अगली चीज है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपने अभी तक राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू नहीं किया ना यार, इट्स हाई टाइम, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दो। मैं अपनी चीज बताता हूं, और ये चीज है ना बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं। हम क्या करते हैं ना, हिंदी की ना राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, और जब डायरेक्ट हम हिंदी के पेपर में बैठेंगे ना तो हिंदी लिखते टाइम है ना हमारे हाथ दर्द करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि हिंदी का पेपर आपका लेंथी आता है। तो आपको इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी, क्योंकि मेरे ख्याल से साइंस और मैथ की जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो ऑलरेडी चलती रहती है, लेकिन इन सब्जेक्ट की राइटिंग प्रैक्टिस कोई बच्चा नहीं करता। मैं ये नहीं बोल रहा कि डेली करो, लेकिन हफ्ते में ना एक दिन सिलेक्ट कर लो कि यार एक दिन मैं इंग्लिश की राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा, एक दिन मैं हिंदी की राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा, और एक दिन मैं एसएसटी की राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा। हफ्ते में चाहे एक दिन करो एक सब्जेक्ट को, लेकिन वो करना जरूरी है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ आता है, उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस ना करने की वजह से क्या होता है, उनके नंबर कम आते हैं। तो ये गलती तुम्हें नहीं करनी। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो मैंने आपको गलती करने से पहले बता दी है। क्लियर एवरीवन। इससे अगली चीज, मैं देखो यार तुम्हें ना अपना छोटा भाई बहन समझता हूं, उस नाते मैं तुम्हें बता रहा हूं। जो तुम ये सोचते रहते हो ना कि यार मेरी ही किस्मत खराब है, मैं इतना पढ़ता हूं लेकिन फिर भी नंबर नहीं आते, बाकी बच्चे देखो मेरे से कितने बेटर हैं, वो थोड़ा सा पढ़ते हैं उनके नंबर आ जाते हैं, शायद मेरे में ही कोई कमी है, शायद मेरी ही किस्मत खराब है। ये जो तुम सोचते रहते हो ना, खुद को डिमोटिवेट करते रहते हो, ये जो तुम ओवर थिंकिंग में लगे रहते हो, इससे ना कुछ नहीं निकलने वाला। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, फील करना, ये जो तुम खुद को बोलते रहते हो ना कि शायद मेरी ही किस्मत खराब है, मेरे में ही कोई कमी है, तुम अकेले नहीं हो। 90% बच्चों का यही हाल है। तो खुद को डिमोटिवेट करना बंद करो, खुद को बोलो कि यार ठीक है मैंने अपना टाइम काफी वेस्ट कर दिया, शायद मेरे में कमी है, मेरी किस्मत खराब है, दैट्स ओके। आपको ही अपने हाथों से अपनी किस्मत चेंज करनी पड़ेगी। कोई ना आसमान से फरिश्ता नहीं आने वाला आपकी लाइफ चेंज करने। समझ रहे हो मेरी बात? और ये मैं रियलिटी बता रहा हूं। अगर तुम किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे ना तो बैठे ही रह जाओगे। तो अपने हथियार उठाओ। एक स्टूडेंट के हथियार क्या होते हैं? एक बुक होती है और एक पेन होता है। तो अपने हथियार उठाओ और अपनी तैयारी करना शुरू करो। क्लियर एवरीवन? एंड विद दैट सेड, माय नेम इज गौरव, और प्लीज 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 इस वीडियो के बाद पढ़ना शुरू करना। क्लियर? बाय।